बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। आज बेंच में हमने सीनियर वकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं जुडिशल कमीशन में, अली ज़फ़र साहब, उनको हमने मदऊ किया। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहले तो ये बताएं कि जुडिशल कमीशन के अंदर तो टोटल नंबर की हमें वोटिंग है, ना कोई लॉ है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। हर चीज़ के ऊपर वोटिंग कराएं, फैसले करें। कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा पॉसिबल है? जी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है कि जो कमेटी है वो अपनी फैसले करेगी मेजॉरिटी से, और मेजॉरिटी का जो आप कर सकते हैं वो यही तरीक़ेकार होता है कि आप वोटिंग कराएं। सो ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने जिस तरह की बनाई हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जिस तरह की उसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है जेसीपी की, उसमें हुकूमत की का पल्ला भारी है, और वो अपने वोट्स जो हैं उसके मुताबिक वो अपने फैसले कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये तो पोजीशन है आइन की, इसको फ़िलहाल तो हमें उसके साथ ज़िंदा रहना पड़ेगा। जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह इसको देखेंगे किस तरह तब्दील कर सकते हैं। तो सर, इसमें होता क्या है? सिर्फ मैं प्रोसीजर पूछ रहा हूँ। जनरली जो सीक्रेट बातें हैं जो इन कैमरा उसके ऊपर नहीं जाते, कि आप लोग सारे हाथ उठा के वोट देते हैं या क्या तरीकाकार होता है? नहीं, वोटिंग का तरीक़ेकार बड़ा ट्रांसपेरेंट है। इसमें एक तो आप कंप्यूटर से वोट कर सकते हैं और करना पड़ता है, और दूसरे उसके साथ आपको राइटिंग में भी वोट करना पड़ता है लिस्ट के मुताबिक। ठीक है। और फिर उसकी काउंटिंग भी होती है, और काउंटिंग के बाद आपको रिकन्फर्मेशन के लिए आपसे सिग्नेचर्स भी लिए जाते हैं। तो वो उसमें तरीक़ेकार में तो कोई ऐसी बात नहीं। आपने अगर बार काउंसिल्स या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के देखे हों जी जी, बैलेट पेपर्स, हाँ जी, वो उसी तरह नंबर वाइज, नाम वाइज सामने वोटिंग होती है ऑन पेपर, लेकिन इन एडिशन कंप्यूटर पे भी वोटिंग हो जाती है, बिल्कुल जिस तरह तो यानी कि इसमें फॉर्म 47 वाला चांस नहीं है? नहीं, इसमें कोई। अच्छा, चलिए, इसमें फॉर्म 47 नहीं है। अली ज़फ़र साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो एक तनाज़ा बना हुआ है कि ख़त खान साहब ने लिखा, आर्मी चीफ को नहीं लिखा, जेल सुप्रिटेंडेंट कहते हैं जी कोई ख़त नहीं लिखा गया, और हम तो मुकम्मल पड़ताल करके फैसला कर देंगे ख़त भेजना भी आ गया या नहीं। वो कहते हैं ना चीफ जस्टिस को ख़त कोई इमरान खान का आया, ना ही आर्मी चीफ को आया। सिक्योरिटीज़ राय ने भी कहा जी हमें कुछ नहीं मिला, ना हमारे पास टाइम है ख़त पढ़ने का। तो ये बता दें सर कि ख़त वाकई खान साहब ने लिखा है या नहीं लिखा, और दूसरा ये, अगर उनकी हिदायत पे आपने ड्राफ्ट करके उनका नाम लिख के भेजा तो उसको हम इमरान खान का ख़त कैसे कहेंगे? जी देखें, अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी दोपहर को इधर आने से पहले। ठीक है। और ख़त उन्होंने लिखा है, लेकिन ये वो वाला रवायती ख़त नहीं है जो आप एक कागज़ पे होता है और आप उसको साइन करते हैं। ये उनका जो ख़त है वो सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए पब्लिश हुआ, जिसे एक ओपन लेटर कहते हैं। जिसे ओपन लेटर कहते हैं। ओके, तो यानी कि फिजिकली कोई ख़त GHQ आर्मी हाउस नहीं भिजवाया गया? नहीं, ये उस टाइप का रुका नहीं है। ठीक है। ये एक पब्लिक नोटिस के तरह है। तो जैसे जो चीफ जस्टिस और अमीनुद्दीन खान साहब को है वो यहाँ डिलीवर किया गया, वो भी पब्लिक नोटिस ही था एक तरह से? पब्लिक नोटिस ही था, क्योंकि जब तक आप उनका वो वाला शायद जो चीफ जस्टिस साहब का लिखा है, मुझे अब याद नहीं, लेकिन वो शायद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के ज़रिए हो, अदरवाइज़ वहाँ से ख़त निकल नहीं सकता जेल से, खास जेल सुप्रिटेंडेंट की मर्जी के बगैर। बिल्कुल। तो खान साहब का तो बिल्कुल ही नहीं निकला? जी, उनका तो बिल्कुल नहीं निकला। तो इसलिए वो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि शायद कोई ख़त जिस तरह लिखा जाता है उस पर हैंड राइटिंग में या टाइप और फिर साइन होता है, उस टाइप का ख़त नहीं है। तो सुना है कोई और ख़त भी खान साहब तैयार कर रहे हैं या लिख रहे हैं इसी तरह का ओपन लेटर टाइप, वो किसके नाम है? लेटर्स तो लिखे हैं उन्होंने पहले, और भी लिखेंगे मुझे यकीन है, क्योंकि उनका जो इस वक्त कंसर्न है वो ये है कि वो इंस्टीट्यूशंस को बचाना चाहते हैं, और इंस्टीट्यूशंस का उनको जो ख्याल है उसका अपने इजहार करना चाहते हैं कि क्या गलतियां हैं और क्या किस तरह दुरुस्त की जा सकती हैं गलतियां। तो मेरा ख्याल है ख़त तो अब वो लिखेंगे, और अगला किसके नाम आने लगा? ये आपको कल पता चलेगा। क्या वज़ीर आज़म के नाम भी ख़त लिख रहे हैं? वज़ीर आज़म के नाम नहीं है, मतलब किसी पॉलिटिकल फिगर के नाम है? मुझे मुझे अपना आप कुरैशपुर और आपको कसौटी वाला प्रोग्राम जो है वो लग रहा है। अच्छा, साथ ही ये बताइएगा कि अब PTI के लिए वे आउट क्या है? देखिए, एहतजाजी सियासत करके देख लिया, 26 नवंबर के बाद से बिल्कुल सब ठप हो गया। उसके बाद तो ज़ाहिर है वो जो हुआ उस पर अब ज़्यादा बात करने का फ़ायदा भी नहीं है, पीका भी आ गया। तो सबके सामने बच्चे बच्चे को पता है कि वहाँ पे क्या हुआ, और एहतजाज में भी अब कुछ नहीं रखा, वहाँ से भी कुछ नहीं मिल पाता, जलसे जुलूस का भी कोई फ़ायदा नहीं है।
लीगल साइड पूरी कोर्ट पैक हो चुकी है, बाकी रही सी कसर 8-10 फरवरी को आप सारे मिलके वहाँ निकाल देंगे, आप भले अपोज करेंगे लेकिन कसर तो पूरी हो जानी है। तो ऐसे में ना अदालतें हैं ना सड़कों पे कुछ है, तो होगा क्या? देखिए जी, तहरीक है, इस किसी भी तहरीक में आपको मुश्किलात भी आती हैं, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, ऊंचाई और आप नीचे भी जाते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमने तहरीक चलाते रहना है और उसको मुख्तलिफ स्ट्रेटजी के साथ वापस लेके आना है। और हम जो स्ट्रेटजीज़ बना ली हैं, आपने देखा कि हमने पहले मुज़ाकरात शुरू किए। मुज़ाकरात जब देखा कि उसमें कोई ऐसी नहीं चांस के कोई कामयाब हों, तो हमने फिर वापस अपनी जलसों पे आ गए हैं। जलसा फिर पहली स्टेज होती है। सिविल नाफरमानी हमने कहा है कि हम उसको भी ऊपर लेके जाएंगे। तो स्ट्रेटजीज़ तो हैं और हम तहरीक चलाते रहेंगे। और चूँकि पब्लिक हमारे साथ है और सिर्फ 10% या 20% पब्लिक नहीं, मेरी नज़र में 95% से ज़्यादा पब्लिक हमारे साथ है। और जो असूलों में है 100% पब्लिक उन असूलों पे हमारे साथ खड़ी है। तो इसलिए हमें कोई फ़िक्र नहीं है कि हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अब कब होते हैं, कितनी देर लगती है, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कामयाबी होगी इंशाल्लाह। वो जो गंडापुर साहब ने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कहा है कि जी मेरी बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से जारी है, 99% पे मैं ले आई हूँ, आपकी खान साहब से आज मुलाकात हुई है, ये बात उसमें डिस्कस की है? आपने पूछा उनसे कि जी कुछ हो रहा है नहीं, सानू भी कुछ दसो? नहीं, वो बता देते हैं अगर कोई ऐसी बात होती है। उन्होंने जिक्र कभी नहीं किया और उन्होंने यही बात की है कि आप असूलों पे खड़े रहें। और मैं जो है 6 पॉइंट एजेंडा जो मैंने पिछले ख़त में बताया था, मैं उस पर खड़ा हूँ और बिल्कुल सही आप प्रिंसिपल्स पे खड़े हैं, असूलों पे खड़े हैं, तो आपको किसी किस्म का फ़िक्र नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस किस्म की बातें की, उन्होंने कोई मुज़ाकरात या एनआरओ की बात नहीं की। एनआरओ की बात नहीं की। तो आज जो आपसे डिस्कशन हुई उसमें कोई डायरेक्शन उन्होंने दी आपको या बाकी पार्टी के मेंबरान को कि अब आपने फर्दर क्या स्टेप लेना? उस डिटेल में नहीं बात हो सकी क्योंकि आज उनका मिलिट्री ट्रायल का केस था, बहुत सारे लोग थे। वो जीएचक्यू शाह महमूद कुरैशी साहब भी आए हुए थे, उनसे भी बात करनी थी, इसलिए वो बहुत सारे लोगों का मुख्तलिफ व्यूज़ थे। तो इसमें डिटेल की वो वाली डिस्कशन नहीं हुई जो आम तौर पे होती है, ज़्यादा जनरल डिस्कशन थी। ज़्यादा जनरल डिस्कशन थी। तो आगे अब आपको वे आउट क्या नज़र आ रहा है? वे आउट जी इंशाल्लाह देखें, तहरीक में वे आउट तो यही है कि आप तहरीक को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें। और वे आउट यही होगा कि वो अल्टीमेटली जो जिस असूल पे हम खड़े हैं वो मानने पड़ेंगे हमारे ओपोनेंट्स को। मुझे जो वे आउट नज़र आता है अल्टीमेटली फाइनली वो है नया इलेक्शन। नया इलेक्शन, तो नए इलेक्शन के लिए कायल कैसे करेंगे? वो नए इलेक्शन में फॉर्म 47 की क्या गारंटी होगी? उसके लिए हमने स्ट्रेटजीज बना ली हैं, वो हमें फ़िक्र नहीं अब। लेकिन वे आउट अब यही है। अब इसको रिवर्स करने का तरीका नया इलेक्शन है और लोगों को फिर आवाम को फाइनली चुनने दें अपने नुमाइंदे, जिनको भी चुनना चाहते हैं वो। सर 2014 में 13 के इलेक्शन के बाद हुआ, उसके बाद ट्रिब्यूनल्स बने हुए थे, उनसे कुछ फैसले आना शुरू हुए, तो पीटीआई को एनर्जी मिली थी। अब तो ट्रिब्यूनल से भी कोई चीज़ नहीं आ रही। जी दुरुस्त बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब वो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला मेरी नज़र में वो तो एक लंबा सिलसिला है। अब नेक्स्ट स्टेप इलेक्शन ही है और वही आप देखेंगे कि अल्टीमेटली वही होगा। और जॉइंट अपोजिशन ने भी यही डिमांड की है। तो कब तक आपको उम्मीद है, बैक ऑफ द माइंड होता है ना कि यार मुझे लग रहा है कि अब मामला इस तरफ जा रहा है? देखें, टाइम फिर फैक्टर मैं कभी बताता नहीं कि या मैं गेस नहीं करता, बिकॉज एक गेस वर्क बहुत ओपन एंडेड होती है। लेकिन जल्द का मतलब ये है कि महीनों में इंशाल्लाह महीनों में बात इलेक्शन की तरफ जा सकती है। तो ये सर बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि महीनों में अली ज़फ़र साहब को बात इलेक्शन की तरफ जाती नज़र आ रही है। यही सारी अपोजिशन जो बातें मिलके गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगी और वो मान जाएंगे। करेक्ट, होना भी ये चाहिए, 1 पॉइंट एजेंडा। तो सर असल तो फिर चीज़ वही है कि जो शफाफियत का मसला था उसको कैसे टैकल करेंगे? देखें जी, वो तो ट्रिब्यूनल वो तो कहीं और से होता है। वो तो ट्रिब्यूनल ने फैसला करना नहीं, है। इलेक्शन डे और उस पे जो इलेक्शन डे वाला और ये सारे मामला अब वो जो कुछ हुआ वो सबके सामने था। अब उसको उसकी काउंटर स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी। सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर पूरा हो गया है, वो भी समझ लें 26वीं तरमीम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं कि जब तक अगला नहीं आता चलेगा। प्रोसेस इनिशिएट हुआ कुछ?
आप लोगों ने तो अपनी जी तरफ से देखिए, की है, हमने तो आपसे किया रब्ता है, किया गवर्नमेंट ने? देखिए गवर्नर ने बिल्कुल रब्ता नहीं किया। उनका तो 26वीं तरमीम के तहत उनको ये शिक लेके आए थे। उनका मकसद ही ये था कि जो एग्जिस्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कंटिन्यू करें, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा शख्स आ जाए जो कि आज़ाद हो, इंडिपेंडेंट हो, और जो साफ इलेक्शन कराए। वो चाहेंगे कि यही कंटिन्यू करें। सर उनको कहीं आपका बंदा को आने दें, पहले भी आपने लगाया था तो बंदा उनका निकल आया था। तो ये बात आपकी दुरुस्त है, पता नहीं होता बीच में नीयत क्या है अब किसकी। आजकल सर ये नहीं पता ना कौन सा फील्डर किसके लिए फील्डिंग कर रहा है। सही कह रहे हैं आप। तो अभी जो फील्डिंग कोर्ट पैकिंग का लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल हो रहा है कि जी जजेस अपने लगा के कोर्ट पैकिंग की जा रही है। आप बहुत से जजेस आपसे जूनियर भी रहे होंगे, कुछ आपके एसोसिएट भी रहे होंगे जो अब नए आ रहे हैं, आपके पॉलिटिकल ग्रुप जो है लॉयर्स के अंदर उसका भी आप हिस्सा रहे हैं, सदर भी रहे हैं बार के। तो सर आपको भी लगता है कि वाकई ये कोर्ट पैकिंग हो रही है? जी देखें, कुछ हद तक तो आप ये तो कह सकते हैं कि जो चूँकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ हुकूमत की है, तो हुकूमत अपने पसंद के जजेस लगा रहे हैं, लेकिन आप ये मैं नहीं कहूँगा कि कोई पैकिंग हो रही है, इन द सेंस के बहुत सारे जजेस बड़े अच्छे अच्छे काबिल जजेस हैं जो लग रहे हैं। आज के दिन भी जो जजेस कुछ आपके सामने नाम आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो केपेबल हैं, उनकी इंटेग्रिटी में कोई शक नहीं है। तो पैकिंग का वक्त दुरुस्त नहीं, लेकिन ये ज़रूर बात है कि जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है हुकूमत की वो जेसीबी में अपने जजेस लगा सकते हैं। अब टेस्ट केस मेरा ख्याल है आएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और वहाँ पता चलेगा शफाफियत का भी और प्रिंसिपल्स का भी, असूलों का भी। तो उस वक्त जल्द आने वाला है, तब पता चल सर जाएगा। आपको लगता है कि जब हाई कोर्ट से जज ट्रांसफ़र होके आता है दूसरे जज में, तो वहाँ उस हाई कोर्ट में उसको ओथ नए सिरे से लेना पड़ता है? ओथ तो वही होता है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, या स्पेसिफिकली उसमें जिक्र होता है कि जी मैं इस हाई कोर्ट के लिए ये ओथ ले रहा हूँ? देखें, ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, ये बात जो है कि क्या सीनियरिटी काउंट होगी जब से ट्रांसफ़र हुए या जब से वो पहली ओथ ली थी पहले जज ने पहले हाई कोर्ट के मुताबिक, ये ऐसा केस अभी तक आया नहीं। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि आपको अगर आइन की सही तशरीह करनी है तो फिर जो ट्रांसफरी जज है उसको आप कंसिडर ही ना करें सीनियरिटी पे के लिए चीफ जस्टिस बनने के लिए उनको, वरना ये एक तरह से जो कमिटी ऑफ जजेस कहते हैं हम, उसको नुकसान पहुंचता है, हार्ट बर्निंग होती है और रिजेंटमेंट होती है। और जो देख भी रहे हैं हम कि वो 4 जजेस जो उनमें से 2 इन लाइन थे चीफ जस्टिस के, उन्होंने भी ख़त लिखा। तो ये जो इस तरह की जब लड़ाई झगड़ा होता है और रिजेंटमेंट्स होती है और हार्ट बर्निंग होती है, तो फिर साख जो है उसमें हाई कोर्ट की ख़राब होती है, और साख अगर हाई कोर्ट की ख़राब हो, लोगों का एतमाद उतरता है, तो फिर वो एनार्की की तरफ जा सकते हैं। तो ये बड़ा एक अहम मरला है मेरा ख्याल है हमारी जुडिशल हिस्ट्री में, और ज़रूरी है कि हम इसको बड़े इंटेलिजेंटली, समझ बूझ के साथ और फार साइटेडनेस यानी दूरअंदेशी के साथ फ़ैसला करें। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो रिप्रेजेंटेशन फाइल की गई है 5 जजेस की जानिब से, अब उसके ऊपर डिसाइड किसने करना है? या अफरीदी साहब ने करना है या आमिर फारूक साहब ने करना है? और रिप्रेजेंटेशन की लीगल हैसियत क्या है? ये देखिए, रिप्रेजेंटेशन तो अभी वो कितना वेटेज रखती है कि वो अभी तो उन्होंने रिकॉर्ड रखा है, ये कोई रिप्रेजेंटेशन अभी कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है। ठीक है। और ये भी एक सवाल पैदा होता है कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो किस जगह पे शुरू की जाएंगी। पहले भी सीनियरिटी के जो झगड़े हुए हैं जजेस के दरमियान, वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किए हैं। तो लगता तो यही है कि इसको भी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। तो सर ये तय बाद में करेगा, लगा पहले लेगा? 10 को तो चीफ जस्टिस साहब से जो हमारी मुलाकात हुई उसमें तो उन्होंने क्लियरली कहा जी 10 को आप देखेंगे बड़े अच्छे जज आएंगे यहाँ पे। तो ये सारा उस रिप्रेजेंटेशन की बात की बात है। इट मीन्स कि वो डिसाइड कर चुके हैं कि मैंने तो जज लाने हैं यहाँ पे। ये मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी 10 को जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो जिनकी अपॉइंटमेंट होनी है उसके ऊपर जेसीपी है। मेरा अपना व्यू पॉइंट तो ये है कि उसको थोड़ा पोस्टपोन करके पहले ये चीज़ को तय करना चाहिए। सर आखिरी सवाल, फ़र्ज़ करते हैं कि 8 जजेस ये जैसे गवर्नमेंट अपने मर्ज़ी के ला रही है सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, उसके बाद 26वीं तरमीम का केस लगता है और फिर जो पटिशन आई है फुल कोर्ट की, फुल कोर्ट जो जुडिशल कमीशन बनाता है और उसमें वो नए जजों को भी डाल देता है। तो जो इस तरमीम के नतीजे में ऊपर आए हैं
खुद प्रमोट होकर हाई कोर्ट आए हैं, उनकी प्रमोशन मुतासिर होगी, वापस आए डिमोट तो नहीं होंगे, वो अपने डिमोशन में कौन साइन करेगा? तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा उन 8 जजों का, और उनको सुनना चाहिए ये मामला अगर इन केस बात यहाँ जाती है तो। ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है, यही सारा प्रॉब्लम है 26वीं तरमीम का। जब 26वीं तरमीम की हम बात करते हैं चैलेंज की, तो वो भी चैलेंज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने ही होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी उसी आईनी तरमीम के जरिए बना है गया है। चलें सर, उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट तो नहीं, उनको हम ये डाउट दे सकते हैं, हाँ। बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल गेन इसमें नहीं है, फाइनेंशियल गेन बिल्कुल, लेकिन जो 8 प्रमोट है उसके नतीजे में होके आ रहे हैं, और वो अपनी डिमोशन के ऊपर तो साइन नहीं करेंगे। उनका कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल दुरुस्त Yes. आपने पॉइंट राइज किया। तो अगर आता है तो जुडिशल कमीशन में आप लोग क्या इस पे मौक़िफ़ अपनाएंगे अगर बात इस तरफ जाती है तो? देखिए, जुडिशल कमीशन का इससे कोई, ये तो सुप्रीम कोर्ट का अपना मामला है। नहीं सर, बेंच तो अब जुडिशल कमीशन आईनी बेंच बनाएगा ना, जुडिशल कमीशन नहीं बनाता, वो उनकी अपनी नॉमिनेट तो वही वो करेंगे कमेटी तमाम उनकी- को। वो तो उनकी अपनी कमेटी है, उसमें कोई आउटसाइडर नहीं है, जजेस खुद ही करते हैं। नहीं सर, नॉमिनेशन तो जुडिशल कमीशन करता है आईनी बेंच के लिए, फिर आगे से उनमें से बिठाना किसको, ये फैसला अच्छा, कमेटी वो, करती है। हाँ, उसमें वो- अगर जुडिशल कमीशन ने कहा दिया हम इस वक्त जो यानी आईनी बेंच जो आगे बनने जा रहा है, हाँ। अभी तो फिलहाल बना हुआ है ना, बना हुआ है, आगे जो बनने वो 6 चाहता है, महीने के लिए है, वो नहीं तब्दील होगा। अच्छा नहीं होगा, अगर वो भिजवा दें कि इस पर्टिकुलर केस के लिए फुल कोर्ट बना दें, फिर कंसीडर करेगी, फिर जेसीपी कंसीडर और तमाम अगर जो 22-24 जज जाते हैं सबको कमीशन बाई मेजॉरिटी वोटिंग करके कहता है जी सारे सुन लें। अब फिर एक ये न्याय यहाँ तंत्र- यहाँ ही तो सारा मसला है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ का, किसके पास ज़्यादा वोट्स हैं। जेसीपी में वो अपना मनमानी कर सकता है, और ये एक इशू है, हमने देखा है इस इशू को, और कोई तरीका नहीं है 26वीं तरमीम के तहत इसको रिजॉल्व करने का, सिवाय इसके कि 26वीं तरमीम में तब्दीली की जाए। सर क्या आखिरी सवाल, बिल्कुल फिर आपका टाइम नहीं लेते, क्या एस्टेब्लिशमेंट और पीटीए के दरमियान बर्फ़ पिघल के कोई मामला तय हो सकते हैं? होने चाहिए, ये कुछ चीज़ चल रही है ऐसी? अभी है नहीं, लेकिन होने चाहिए कुछ, हर चीज़ का हल ढूंढना चाहिए, और आगे मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। तो सर ट्रंप के जो बयान आया इसराइल के हवाले से कि गज़ा पे हम कब्जा करेंगे जाके, उसके बाद जो बहुत से लोगों को ट्रंप से उम्मीद थी, अब ट्रंप के बारे में क्या कहना है? बिलावल साहब ने नाश्ता भी ऐसे टाइम पे ट्रंप के साथ किया जब वो स्टेटमेंट ऐसा दे चुके हैं। अब मेरे लिए पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है और कंडेम कर रही है, क्योंकि ये मेरा ख्याल है इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है। आप ये नहीं कर सकते, इस तरह हो नहीं सकता कि आप किसी टेरिटरी को, किसी मुल्क की टेरिटरी को तब्दील कर दें। तो यकीनी तौर पे ये एक इशू है जो हमारी हुकूमत को लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम ब्रेकफास्ट सर करें। खान साहब का कोई आएगा स्टेटमेंट इसके ऊपर, या आया आज को बात की उन्होंने? आज मीडिया था ही नहीं। ओके सर, उम्मीद है कि अब नेक्स्ट में शायद खान साहब इसके ऊपर भी बात करें। 10 तारीख को उनका है केस, उस दिन तो शायद बात करेंगे। चलें, थैंक यू सो मच अली भाई, थैंक यू सर। Thank you. ये नाज़रीन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और जाते जाते मैं आपको नाम बता दूं कि जो जजेस तैनात किए हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के लिए, वो नाम नाज़रीन आपके सामने मैं ले आता हूँ। हसन नवाज़ मखदूम साहब हैं, मलिक वक़ार हैदर हैं, सरदार अकबर अली है, मलिक जावेद अहमद वेंस हैं। ये जो मलिक जावेद साहब एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कई बार आपको पता है मेरे व्लॉग के अंदर अक्सर वो आ जाते होते हैं, एक एंट्री मार जाते हैं, तो वो मलिक जावेद वेंस हैं। इसके अलावा नाज़रीन सैयद हसन रज़ा काज़मी हैं, मोहम्मद जवाद ज़फ़र हैं, खालिद इसाक एडवोकेट जनरल जो हैं पंजाब के, वो हैं। इनके अलावा मलिक मोहम्मद अवैस खालिद हैं, चौधरी सुल्तान महमूद हैं, ये वो हैं जो तैनात हुए हैं। और हमारे दोस्त कासिम चौहान साहब को बताया गया सिर्फ 4 वोट पड़े हैं, जबकि जो 4 से 5 वोट ही पड़े हैं जो मोहतरमा आसमा हामिद साहिब हैं, साबिक एडवोकेट जनरल रही है मुस्लिम लीग नून के दौर में, और बड़ी कॉम्पिटेंट लॉयर हैं। मुझे इस बात पे बड़ी हैरत हुई है कम से कम कि उनका नाम नहीं आया, साकिब जिलानी साहब का नाम नहीं आया। और ज़राए हमारे ये बता रहे हैं कि आलिया नीलम साहिबा ने जिन जजेस को वो चाहती थी कि यार ये जजेस मुझे चाहिए या इनकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, ये जजेस मैं चाहती हूँ कि आएँ, और वो तमाम नाम आ गए हैं। तो 100% जो विक्ट्री है ये आलिया नीलम साहिबा की हुई है। नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।